सो वेलकम यू अगेन। अभी अपना देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं पॉलिटी में। पॉलिटी के अपने लेक्चर चल रहे हैं और इसमें हम पहुँचे हैं अभी प्रेसिडेंट तक। ठीक है, प्रेसिडेंट, इसके साथ आपने गवर्नर देख लिया है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे जो आपका प्रीलिम वाला है नेक्स्ट पोर्शन पे। ठीक है, चलिए। अब कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्या वो 2-3 क्वेश्चन है, उनका एसेंस क्या है। सपोज पहला क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर यूनियन है या यूनिटरी है। यूनिटरी है इन सोल, उसकी आत्मा यूनिटरी है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। मीन्स क्या है कि भारत का जो संविधान है वो ये बोलता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो अभी इसको समझेंगे क्या है। और तीसरा एक क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेंटर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, तो ये इनके आंसर लगभग सबके सेम है। ठीक है, सेम आंसर है, कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन। बस क्या है, आपसे घुमा के पूछ रहा है थोड़ा सा कि यूनिटरी इन सोल। अब आत्मा उसकी कैसी है, एकात्मक है, तो आप पॉजिटिव लिखोगे कि हाँ ठीक है, इस वजह से ये एक चीज़ है, ये एक प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है, तो उसकी आत्मा यूनिटरी लगती है। पर हम बोलेंगे कि ये नहीं, थोड़े से फेडरल एलिमेंट भी हैं, तो 2-3 हमने फेडरल एलिमेंट बताए। ठीक है, और बैलेंस हमने आंसर लिख दिया। ऐसे ही वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेंटर की तरफ टिल्ट है, तो हाँ हम बोलेंगे बिल्कुल टिल्ट है। ठीक है, ये पॉइंट लिखे, फिर हम 2-3 पॉइंट लिख देंगे कि नहीं, इसका अपने एक फेडरेशन की तरफ भी थोड़ा सा बैलेंस आउट ये करता है। तो ये दोनों तो एकदम सेम हुए क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो देखिए 2 चीज़ होती हैं, आंसर उसका भी सेम ही है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा क्या है, दूसरा इसके उल्टा है, क्या है, यूएस का है, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला था कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि ये सेंटर है, इस सेंटर ने अलग अलग स्टेट को बनाया है, ये जब चाहे उनकी बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, चाहे तो उनको ख़त्म भी कर सकता है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भाई सेंटर है सब कुछ, ये जो चाहे कर सकता है और चाहे तो स्टेट को ख़त्म कर सकता है। तो जो स्टेट है वो डेस्ट्रक्टेबल है और जो यूनियन है वो इनडेस्ट्रक्टेबल है। ठीक, कमिंग टुगेदर फेडरेशन ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि देखिए ये यूएसए है और यूएसए में कितने 50 स्टेट है, यहाँ पे अलग अलग ही 50 स्टेट है सब। ठीक, तो इन सारे स्टेट ने, इनकी अपनी अपनी नागरिकता है, अपना अपना एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, तो इन सब ने क्या है, एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि ठीक है ये है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है। इन सब ने बोला कि एक सेंटर होगा, हम एक सेंटर बनाते हैं और उसको कुछ पावर देते हैं, जैसे डिफेंस की, इंटरनेशनल रिलेशन की, इन सब की। 1 सेकेंड, ठीक है, तो कहाँ थे हम वापस। तो इन सब स्टेट ने डिसाइड किया हुआ है कि ये सेंटर है, इसके पास डिफेंस की पावर है, आईआर की पावर, कुछ पावर इसको दी हुई है। ये स्टेट जब चाहे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कमिंग टुगेदर। ये कहाँ पे है, यूएसए में है। इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लगभग ऐसा ही फ्रांस में भी है, फ्रांस नहीं, स्पेन में, स्पेन और बेल्जियम में भी ऐसा ही है, बेल्जियम। ठीक है, तो बस आपको इसका मतलब समझना है, बाकी तो आंसर सेम ही है ना। वो पूछ रहा है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इंडिया की, तो आप क्या बोलोगे, यस है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन सब के पॉइंट्स वही सिमिलर है। क्या है कि देखिए, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि भाई ये बनाए ही क्यों हमने जो यूनिटरी टिल्ट रखा, या फिर जो सेंट्रलाइज सिस्टम रखा, वो क्यों रखा। तो आप देखो, इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ,
ठीक है, 1947। तो इधर क्या है, एक पाकिस्तान बन गया, ठीक। तो एक तरह से इंडिया के टुकड़े हुए, डिवाइड हुआ इंडिया, ठीक। डिवाइड किस बेस पे हुआ, डिवाइड हुआ बेस पे ऑन इस्लाम, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये इस्लाम के नाम पे कैसे डिवाइड हुआ, ये तो रिलीजन के नाम पे हुआ, रिलीजन के नाम पे। तो मैं आपसे बोलूँगा रिलीजन के नाम पे नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पे अगर डिवीज़न होता तो एक राज्य या फिर एक कंट्री बनता, हिंदुओं के लिए एक राज्य होता या एक देश होता, सिख के लिए एक देश होता, क्रिश्चियन के लिए एक देश होता, क्योंकि ये सब इंडिया में रह रहे हैं ना। जैन के लिए एक अपना देश होगा, बुद्ध के लिए अपना एक देश होगा, और इस्लाम इनके लिए अपना एक देश होगा। तो 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 देश बनते अगर धर्म के हिसाब से विभाजन होता। ये जो कम्युनिस्टों ने पढ़ाया हुआ है इतिहास, वही बरगलाया हुआ है पूरा। तो धर्म के नाम पे नहीं हुआ है विभाजन, किसके नाम पे हुआ है, विभाजन हुआ है हमारा इस्लाम के नाम पे। तो एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान बना, और ये हिंदुस्तान रहा, इंडिया रहा। इंडिया में बाकी धर्म भी हैं और मुस्लिम भी हैं, ठीक है। तो सारी कम्युनिटी है और सब पीसफुली को एग्जिस्ट करती है। तो जो ये शरारती लोग थे उस टाइम पे, इन्होंने इसको अलग बना लिया। चलिए कोई नहीं, एक टाइम पे तो ये मिल ही जाएगा सब। चलिए, तो पहली जो हमारा एक मेन रीज़न था यूनिटरी टिल्ट देने का, वो ये था कि हमने डिवीज़न देखा था, जस्ट कि हम बंटवारा देख रहे हैं कि भाई एक देश बन रहा है। तो ऐसे और भी तो राज्य बन सकते हैं। सपोज़ यहाँ बांग्लादेश है पूरा है, इसके आसपास ये बंगाल है, तो बंगाल क्या इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? तो अगर हम ज़्यादा शक्ति राज्यों के हाथ में दे देंगे तो राज्य अलग हो सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं हमें तो बांग्लादेश में जाना है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस बेस पे हमने नहीं किया। दूसरा और क्या पॉइंट है इसमें कि देखिए 552 रियासतों में बटा हुआ था इंडिया, और हमें इन सबको एक करना था। एक कब, एक हम कैसे कर सकते हैं, जब कोई एक सेंट्रल पावर हो, है ना। एक परिवार है, एक परिवार आप देखते हो, जब उसमें मुखिया होता है ना, हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, तो जब तक वो रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, जो भी हैं, या बेटी हैं, सब लोग साथ में रहेंगे। लेकिन जैसे ही मुखिया की डेथ होती है ना, या फिर वो नहीं रहते, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो ये सब अलग हो जाते हैं। आज के टाइम पे तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने मीन्स जीते जी ही इस चीज़ को अलग कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि बाद में झगड़े हो, लड़ाई हो। लेकिन ये एक चीज़ होती तो है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सेंट्रल पावर। जब तक सेंट्रल पावर होगी तो ये सब अलग नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट था, तीसरा कि देखिए अब इंडिया नया नया बना है, उस टाइम पे, उस टाइम की कंडीशन समझो, तो अलग अलग यहाँ पे प्रॉब्लम भी है हमारी। कैसे भाई, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बिल्कुल अलग है, ये अलग सेपरेटिज़म यहाँ पे चल रहा है, इंसर्जेंसी चल सकती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे खालिस्तान की मांग उठ रही थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सेपरेटिज़म था, एक्सट्रीमिज़म था। तो उसकी वजह से अगर हम इसको अलग पावर दे देंगे तो ये अलग देश बन जाएगा, इसको अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। द्रविडियन इनकी अपनी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। J&K का अपना एक केस था, तो इंडिया बचता ही कहाँ फिर। तो इस वजह से हमने यूनिटरी टिल्ट रखा कि भाई एक के हाथ में सत्ता रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो आप सबको कंट्रोल करेगा, ठीक है। कैसे कंट्रोल करेगा, तो एक पद बना है गवर्नर का, कि ये वन सेकेंड, ये इंडिया है, अब यहाँ पे एक राज्य है, एक राज्य इधर है, ठीक है, ये सब राज्य है। अब अगर हमने सीएम को सारी पावर दे दी, तो यहाँ पे सीएम क्या सेटिंग कर रहा है, यहाँ पे क्या सेटिंग है, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एक रूल बनाया गया है कि जो भी चीफ मिनिस्टर जो भी काम करेगा, उस पर साइन, फाइनल साइन किसके होंगे या किसको बताएगा, गवर्नर को। अब सारा काम कब होने लगा कि सीएम को करना है, लेकिन गवर्नर के उस पर फाइनल साइन होंगे, गवर्नर के नाम पे ही होगा, या फिर आपको गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नर को दी, यहाँ पे गवर्नर है। अब ये गवर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट को। तो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ बैठे बैठे पूरे इंडिया को एक तरह से देख सकते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है।
ये एक रीज़न था। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, हम होल्डिंग टुगेदर यूनियन क्यों है, ठीक है, इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। तो क्या हम होल्डिंग टुगेदर हैं? बिल्कुल हैं। कैसे पता चलता है भाई? आर्टिकल 1 हमने पढ़ा है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन, तो यूनियन बोल रहा है, फेडरेशन तो बोल नहीं रहा है। तो यूनियन बोल रहा है तो ऑब्वियसली हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मीन्स यूनियन तो है नहीं, सॉरी फेडरेशन नहीं है ट्रू सेंस में, हम यूनियन है, एक संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात समझ में है। इसी के लिए आप समझो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1963 में, किसका? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस किसके खिलाफ होगा है? यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था आर्टिकल 1 के लिए। देखिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप यूनियन हो, यूनियन का हिस्सा हो, आप अपने आप में कोई अलग ऐसी आइडेंटिटी नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही और क्या है भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 भी है, 3 भी है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो ऑल्टर कर सकती है बाउंड्री किनकी? राज्यों की। दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, और पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर है तो फिर स्टेट बचे ही कहाँ? स्टेट तो कभी भी आप क्रिएट कर सकते हो, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हो। उदाहरण के लिए हम अभी उत्तराखंड में हैं, तो 2000 में देखिए उत्तराखंड बनाया, 2014 में तेलंगाना बनाया, अभी भी 2019 में JNK, उसकी भी तो सीमाओं में परिवर्तन किया, तो पार्लियामेंट कर सकती है। तो इससे भी क्या बात सिद्ध होती है? यस, वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और क्या है? अब लिखो इसमें सारा एक ही बार लिख लो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। मानते हो इस बात को? एक संविधान है, एक संविधान है, एक ही नागरिकता है, सिटीजनशिप भी एक ही है। तो जब एक ही नागरिक है तो आप नागरिक किसके हो? भारत के। भारत भाई केंद्र सरकार, तो आपके पास एक तरह से यूनिटरी ही प्रोविज़न इस पे दिख रहे हैं। आप किसी राज्य के नागरिक तो ऐसा हो नहीं सकते अलग से, ठीक है। और क्या है इसमें? अब पावर की बात आती है कि भाई पावर किसके पास है, तो पावर भी यूनियन के पास ही है ज़्यादा। कैसे पता चलता है हमें? जब हम देखते हैं शेड्यूल 7, 7वीं अनुसूची देखते हैं, तो उसमें क्या है? डिवीज़न ऑफ पावर। उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट किसके पास है? यूनियन के, ठीक। तो बात फिर सेम ही है। और क्या है भाई? कुछ और जो पावर है ना, जैसे बहुत क्रूशियल पावर, जैसे बैंकिंग की आप देख लो, बैंकिंग किसके हाथ में है? केंद्र के। आपकी रक्षा, डिफेंस किसके हाथ में? डिफेंस मिनिस्ट्री। भाई राज्यों की कोई डिफेंस मिनिस्ट्री होती नहीं ना, राज्यों की कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली है नहीं। ऐसे ही ठीक है, एक सेकेंड। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी तो राज्यों की कोई अपनी ऐसे तो नहीं है ना कि फॉरेन पॉलिसी है, किसी विदेश में जाके वो अपने अलग से संबंध बना सकते हैं। नहीं, भारत के संबंध है तो राज्य के भी हैं, नहीं तो नहीं है। अभी आपने देखा ना जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया, लेकिन वो चंदा क्या वो डायरेक्ट भेज सकते हैं ईरान को? नहीं, हमारी जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो डिसाइड करेगी, वो वहाँ पे भेजेगी, ठीक है। तो ये है। और क्या है? और कम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, संचार वगैरह, ये सब केंद्र के हाथ में ही है। तो जो पावर है वो केंद्र के हाथ में ही है। कुछ पावर बच गई थी संविधान को, जो नहीं पता था, जो लगता था कि भविष्य में चल के कोई नया सब्जेक्ट निकल के आएगा, जैसे स्पेस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब स्पेस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जब स्पेस बाद में निकल के आया, या फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो ये किसके पास जाएगा? तो ये रेसिडुअरी पावर थी, जो अवशिष्ट थी, जो बच गई थी, पता नहीं था हमें। आज भी फ्यूचर में हमें नहीं पता, और कौन सा ऐसा, सपोज़ कोई AI का ही ऐसा निकल के आ जाए मंत्रालय, तो वो शक्ति किसके पास होंगी? तो सारी रेसिडुअरी पावर किसके हाथ में होंगी? सेंटर के, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात समझ में आई। जबकि USA का आप देखो ना,
तो यूएसए में अलग रहता है। यूएसए में ये जो रेसिडुअरी पावर है वो स्टेट के हाथ में होती है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही अब इमरजेंसी हमने लगाई, सपोज आर्टिकल 352 का यूज़ किया, 356 का यूज़ किया, 360 का, तो एक तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ केंद्र के हाथ में चला जाता है। तो बात फिर भी वही है। आप 356 अगर इसमें से हम अलग निकाल लेते हैं, गवर्नर का रूल लगा देते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, राज्य की सारी शक्ति किसके पास, गवर्नर के, गवर्नर इंटर्न प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सारी जितनी भी राज्य की शक्ति थी वो भी चली गई। पैसे की बात आती है, फिनेंस, तो फाइनेंशियल पावर ये भी केंद्र के पास ही ज़्यादा है। भाई इनकम टैक्स कौन वसूलता है, कॉरपोरेट टैक्स कौन वसूलता है इसको, जीएसटी का जो अभी नया स्ट्रक्चर है वो भी सब, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो ये सब सेंटर के पास ही जा रहा है, सेंटर पैसा वापस दे रहा है फिनेंस कमीशन के थ्रू, ठीक। और बहुत और इसमें देखिए जुडिशरी हम देख सकते हो। जुडिशरी कैसी है हमारी, इंटीग्रेटेड है, कोई सेपरेट जुडिशरी नहीं है, कोई राज्य के लिए विशेष कोई ऐसा नहीं है कि अलग कोर्ट है। भाई लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप यहाँ से इसके ऊपर जा सकते हो, ठीक। तो जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है। बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आईएएस आईपीएस आते हैं। अब किसी एक राज्य का कोई आईपीएस है, ठीक, वो ड्यूटी कर रहा है, सपोज अभी देखना आप वेस्ट बंगाली न्यूज़ में है, तो वेस्ट बंगाल में जो सपोज डीजीपी होंगे, डीजीपी, तो ये कौन है भाई, आईपीएस है, केंद्र से, हैदराबाद से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं इधर। तो ये आते किसके अंडर में है, गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर कौन है हमारे, अमित शाह जी, ठीक। लेकिन ये काम कहाँ कर रहे हैं, राज्य में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ही रहेंगे। अब कोई विवाद हो जाता है, ममता बनर्जी ने इनको सपोज यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ था, तो ये उनकी बात मान रहे थे। अब अमित शाह जी यहाँ पे ऑर्डर देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, तो आप बताइए किसकी बात मानेंगे, अमित शाह की ही बात मानेंगे। क्यों, क्योंकि आप ऐसा समझो कि ये बच्चे होम मिनिस्ट्री के हैं जिन्होंने पैदा किया है, ठीक। बाकी जो अभी पाल रहे हैं वो कौन है, स्टेट है। तो अगर आपसे जब रियल नाम पूछा जाएगा अपने पेरेंट्स का, तो आपको वही बताना है जो जन्म के टाइम पे आपका था, ठीक है। ये वाला ठीक है चलेगा, बट आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अल्टीमेट पावर इन्हीं के हाथ में। अब चलिए डीजीपी साहब बोल भी रहे हैं कि नहीं मैं तो यहाँ पे बंगाल में रह के ममता दीदी की ही बात मानता हूँ, ठीक है। होम मिनिस्टर की बात ये ठुकरा देते हैं। तो होम मिनिस्टर क्या करेंगे, इनको यहाँ से हटा देंगे, कहीं और डिपोर्ट कर देंगे, डेपुटेशन पे बुला लेंगे केंद्र में। तो उसमें थोड़ा सी एक तरह से प्रॉब्लम आएगी कि भाई राज्य सरकार थोड़ा सा रजिस्ट कर सकती है, डेपुटेशन पे रिलीज़ नहीं करे। लेकिन इन्होंने बुला लिया, बुलाने के बाद दिल्ली में आके इनकी बढ़िया से सेटिंग की जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली केंद्र के हाथ में ही है, कहने का मतलब है ये, ठीक है। आप देखो अगर राज्यसभा ही है, वो कोई रिजोल्यूशन पास कर देती है, किसमें, राष्ट्रहित में, नेशनल इंटरेस्ट में। तो जो स्टेट की लिस्ट भी है ना, जो अभी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हमने देखी, तो उस स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट आराम से कोई भी एक्ट लो, कुछ भी पास कर सकती है, उस पर भी कानून बना सकती है। तो फिर बचा ही क्या है राज्य के हाथ में। तो अब इससे ज़्यादा आप डिमीन मत हो जाना कि सब कुछ राज्य के पास ही है, सॉरी केंद्र के पास ही है, राज्य का कुछ नहीं है। कहने के लिए लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, भाई राज्य के पास भी है, कैसा, आप खुद सोचो। पहला तो तर्क दे दो कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, केशवानंद भारती में बोला गया है, ठीक है। फिर शेड्यूल 7 का हवाला दो, सॉरी, कि उसमें क्या है कि भाई स्टेट लिस्ट भी है और स्टेट लिस्ट में जो विषय है उस पर राज्य बनाता ही है, ठीक है। आपने ये भी लिखा। और आपने क्या लिखा कि देखिए गवर्नर का एक रोल तो है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि गवर्नर सीएम की एडवाइस पे ही एक्ट करेगा, और कोई बिल वगैरह वो ज़्यादा टाइम के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए रिजर्व नहीं रख सकता है। तो उससे पता चलता है कि भाई राज्य की भी कुछ है
ठीक है। कुछ टैक्सेस हैं जो राज्य लगाता है, ठीक है। और जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो वो राज्य और केंद्र दोनों की बात सुनती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब ये तर्क थोड़े से हल्के हैं, लेकिन यही है फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, बाकी और चीज़ें नहीं है। तो इन कंक्लूजन आपको क्या लिखना है कि यस, ये कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिख लेना कि ठीक है यूनिटरी ट्रेड है, बट हमारे यहाँ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और डेवलपमेंटल वर्क में एक फेडरेशन या ट्रू फेडरेशन ना होने के बाद भी हम मिलजुल के काम करते हैं। मीन्स कुछ भी करके ऐसा एक आंसर में जो भी कंक्लूजन बना देना। और इसमें पता है क्या कोशिश करना कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पूछा गया क्वेश्चन में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आप कंक्लूजन में यही कोशिश करना कि ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन talks about holding together federation, yet it provide equal opportunity for federal power, है ना, as shared by state, और जो भी आपको लिखना है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि इसमें क्या कंक्लूजन लिखना है बना के। अब ऐसा नहीं कि 10 लाइन में 2 लाइन में लिख के कंक्लूजन खत्म करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं अटकाना। मेन चीज़ है ये आपका कंटेंट। तो अब चाहे ये 3 क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछे, तो आपको यही कंटेंट यहाँ पे रिपीट करना है, सबका कंटेंट सेम है, ठीक। चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। हमने प्रेसिडेंट देख लिया था, प्रेसिडेंट के बाद हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम और पार्लियामेंट। इसके बाद हम देखेंगे पार्लियामेंट को, हम इस वीडियो में नहीं, इसके बाद ही देखेंगे। फिर इनके जो क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन सबको देखेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एज सच, ठीक है, कभी कभी अपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड पूछ लेता है। अब प्रीलिम के लिए मैं आपसे बताऊं तो जितना आपको बताया जा रहा है, ये बताया क्या, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बताऊं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वहाँ से जो स्टेटमेंट आएगा वो सही है, उसके बाहर जो पूछ रहा है वो लगभग गलत होगा। आप ये मान के चलना कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबसे सही तरीका यही है, वरना आप कितना भी पढ़ लो, बड़ी बड़ी बुक पढ़ते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल आपको टू द पॉइंट क्रक्स पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगेन हम आर्टिकल देखते हैं, इनसे रिलेटेड कौन कौन से। आर्टिकल 63 है, ऐसे ही आर्टिकल 64, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, आर्टिकल 68, आर्टिकल 69, ठीक है, आर्टिकल 70, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, ठीक है। जितने भी आर्टिकल हैं इन सबको देखते हैं। देखिए आर्टिकल 63 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक पद होगा किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट, जो कि एक्स ऑफिशियो होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का। मीन्स जो भी, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का मैं आपसे पूछूं कि वाइस प्रेसिडेंट अभी क्या काम करते हैं, तो अगर वो राज्यसभा की चेयरमैनशिप नहीं करे, वहाँ पे सदन में ना जाए, तो उनका तो कोई काम ही नहीं है एक तरीके से। तो ये बात बोली गई है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे होगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक। अब दिक्कत क्या है ना कि आपसे ना एक प्रॉब्लम ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का, चलिए पद हमने लिया कहाँ से है, तो चलिए उसको आप याद रख लोगे, यूएसए से हमने लिया है। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी आपने प्रेसिडेंट का चुनाव पढ़ा, तो उसमें पढ़ा है कि देखिए एक सेकेंड, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा भी, ठीक है। और कौन है, स्टेट में जो विधानसभा है वो भी पार्टिसिपेट करती है, विधान परिषद वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ये आपको पता है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है,
ये करता है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी जो विधान परिषद है ये भी नहीं करती। तो इस बार स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मज़ेदार बात क्या है कि प्रेसिडेंट क्या थे भाई, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों से मिलके बने हुए हैं, है ना। अब यहाँ से एक डाउट आता है दिमाग में जनरली, वो क्या है कि देखिए एक तरफ ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। अब तो एक गोल बची नहीं है, खैर अब तो इस ट्रायंगुलर हो गई है, बट फिर भी पुरानी वाली के हिसाब से ही चलते हैं। तो लोकसभा में ये अलग अलग सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं 545। इसी में से इसका एक सभापति बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। स्पीकर, तो स्पीकर कौन होता है, जो इन 545 में से एक मेंबर होता है वही स्पीकर बनता है, इसका हिस्सा होगा। एग्जाम्पल के लिए ओम बिरला साहब कहाँ से आते हैं, राजस्थान से चुन के आते हैं, ठीक, तो इसका हिस्सा है। अभी राज्यसभा में क्या है भाई, राज्यसभा में भी मेंबर हैं, 245 मेंबर हैं। अब इन 245 में से क्या है सभापति बनता है, तो आंसर आप बताइए सोच के। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसका इससे मतलब नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का एक चुनाव होगा और जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, ठीक। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा से चुन के नहीं आता है। समझ गए बात? अभी कौन है, अभी आपके साउथ के हैं, क्या नाम है उनका, आरएसएस वाले हैं, क्या नाम है, चलिए नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप समझ गए ना कि वो राज्यसभा का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज कर देगा आपको कभी भी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 64 में क्या बोल रहा है। 64 में क्या है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट जो सभापति रहेंगे, चेयरमैन होंगे किसके, राज्यसभा के, ठीक। अगर ये नहीं होंगे तो इनकी जगह पे कौन, डिप्टी चेयरमैन बनेंगे जो राज्यसभा का हिस्सा होंगे। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का हिस्सा है, चेयरमैन साहब राज्यसभा का हिस्सा एक तरीके से नहीं है, ठीक। समझ में आई बात? अब 65 में क्या बोल रहा है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन भी है, तो वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। और जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनको सारी सैलरी, पेंशन, सारी जितने भी भत्ते हैं वो प्रेसिडेंट के हिसाब से मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के उनके भत्ते नहीं मिलेंगे, फिर एज ए प्रेसिडेंट उनकी पावर रहेगी। एग्जाम्पल हमने देखा था किनका, वीवी गिरी का, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? इसको क्रोनोलॉजी में आप याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट वो चेयरमैन भी है, वो फिर प्रेसिडेंट भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 66 में इलेक्शन की बात है, चुनाव, कि उनका चुनाव के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे होगा। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, सिंपल ही है कि भाई 35 साल एज होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होने चाहिए, और बैंकक्रप्ट या फिर दिवालिया जिसको बोलते हैं, दिवालिया, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क से जो भी व्यक्ति है वो बन सकता है अगर उसकी 35 साल एज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक तरफ तो प्रेसिडेंट का पद था, तो उसमें तो बनने के लिए 50-50 लोगों के प्रस्ताव चाहिए थे। ये वाइस प्रेसिडेंट का पद है, मतलब उससे छोटा है, तो 50 तो नहीं चाहिए, थोड़े से कम चाहिए। 20-20 लोग भी एक तरह से एक मोशन लेके आएंगे, 20 लोग, और 20 लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, तो हाँ ये चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। वो इतना ज़रूरी नहीं है, बस याद रखना कि भाई जितने राष्ट्रपति के लिए होते हैं उससे कम है, कितने, 20 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलिए एक और मज़ेदार बात देखिए, जितने राज्यसभा के मेंबर हैं, तो एक जो प्रेसिडेंट के जब चुनाव हो रहा था तो हमने देखा था कि सपोज़ ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वोट डालती नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली वोट डालती है, राज्यसभा डालती है, और लोकसभा। इसके भी कौन से मेंबर, इलेक्टेड, ठीक।
नॉमिनेटेड क्यों नहीं डाल रहे थे? क्योंकि जो नॉमिनेट होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे तो वो उन्हीं को वोट डाल देंगे। तो ऐसा तो इसमें चल रहा था। वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि उसमें आपको इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, सब लोग वोट डालते हैं। ये तो वोट डालते ही नहीं है वाइस प्रेसिडेंट में, सिर्फ ये लोग वोट डालते हैं और उसमें भी सारे लोग, बस ऐसे याद रख लो। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट से क्या मतलब है इनका? ठीक है, तो इतना सा है। चलिए आगे बढ़े। अब 67 में क्या है, उनका टेन्योर के बारे में बात आएगी। तो आप मुझे बताइए प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है? बताइए। 5 साल का है? 5 साल का है। तो इनका भी सेम ही है, 5 साल का ही होता है। अब 68 में आते हैं। 68 में क्या बोल रहा है? 68 में बोलता है कि जब इनका इलेक्शन होगा, जैसे प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ तो हमें 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने हैं, ऐसा है। इसमें यहाँ पे रेड मार्किंग कर लेना कि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बोला गया है कि आप जल्द से जल्द, मीन्स टाइमली आपको इलेक्शन कराने हैं, 6 महीने की कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जहाँ पे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्पेशली। ठीक है, 69 में क्या बोल रहा है? 69 में कि 69 में ओथ की बात है। वो शपथ कौन दिलाएगा इनको? प्रेसिडेंट साहब। ठीक, प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आता है 70। तो 70 में क्या बोला गया है? 70 में बोला गया है कि देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनको आपने इम्पीच करना है। अब 70 क्या बोलता है? तो 70 देखिए ये फिर से अब प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाता है। प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के लिए देखिए आर्टिकल 62 में बोला गया था कि ये कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, तो कौन कार्य करेगा। लेकिन 62 में बोला गया है कि भाई चलिए प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दिया था, ये तो लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट हो जाए वो भी चलिए समझ में आता है, डेथ हो जाए, ठीक है, और 2-3 प्रोविज़न और थे, तो ये तो लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ ऐसे प्रोविज़न भी तो हो सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में कुछ और हो जाए। सपोज ना वो रिज़ाइन करे, ना इम्पीच हो, ना मीन्स मिल नहीं रहे, आप कहीं उनको ढूंढ रहे हो, वो सपोज गायब हो गए, नहीं मिल रहे, तब क्या होगा? तो ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं। तो ना तो संविधान में इसके बारे में लिखा गया है ना कुछ है। तो उसमें क्या लिखा गया है कि उसके लिए आर्टिकल 70 का यूज़ करके जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकती है। पार्लियामेंट इसमें एम्पावर है, पार्लियामेंट, ठीक है, मीन्स रिलीवेंट नहीं है, कभी नहीं पूछता इसके बारे में। फिर भी क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। 71, तो 71 ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए अगर कोई विवाद होता है चुनाव को लेके, किसके? वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आपको लगेगा कि यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हो, ओनली सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी विवाद होता है चुनाव को लेके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो आप देखिए किसी राज्य में थोड़ी जाएंगे प्रेसिडेंट, सीधे दिल्ली में है, दिल्ली में ही जाएंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ओनली लिखा हुआ है, तो आप कहीं और जा ही नहीं सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट। 72 में क्या है? ये तो क्षमादान है, पार्डन की शक्ति है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, पार्डनिंग पावर्स है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ भी वाइस प्रेसिडेंट में प्रॉब्लम है नहीं होगी। ये सारे आर्टिकल एक बार देख लो, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इतना पक्का है, इधर उधर नहीं भटकेगा। जब भी अभी क्या है, अब आप जैसे PYQs हम देखते हैं घटना चक्र में, तो वो तो दुनिया भर के पूछ लेता है उसमें, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम के उन्होंने लिखे हुए। लेकिन UK PCS का आप देखोगे या यूपी का भी, तो बस आर्टिकल आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछता है, इतना डिटेल में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फालतू में टेंशन लेनी है, डरना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
अब अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीच करना हो हमें, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, तो हम कैसे करेंगे? तो लोकसभा जो अपना प्रेसिडेंट था उसके लिए तो क्या है कि भाई लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं भी प्रस्ताव ले आओ, उस प्रस्ताव को आप पारित करना है आपको 2/3 मेजोरिटी से, और उसके बाद आपको भेज देना है कहाँ? दूसरे सदन में, और 14 दिन का टाइम देना है किसको? प्रेसिडेंट को। वहाँ भी एक आपको पत्र भेजना है कि देखिए इन ग्राउंड पे हम आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आके सिद्ध कीजिए कि आप निर्दोष हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होता है। इसमें क्या तरीका? इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट का जो केस है उसमें देखिए क्या है कि प्रेसिडेंट में तो लोकसभा राज्यसभा कोई भी इनिशिएट कर सकता है, इसमें सिर्फ राज्यसभा इनिशिएट करेगी। पास आपको लोकसभा से भी कराना है लेकिन राज्यसभा ही इसको इनिशिएट करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा के ही सभापति हैं, इधर ही इनका रहना होता है। लोकसभा में तो ये कभी आते भी नहीं है, जो आएगा ही नहीं तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में रहते हैं, राज्यसभा में सारे लोग इनके बारे में देखते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ राज्यसभा एम्पावर है, लेकिन प्रोसेस वही है, राज्यसभा भेजेगी फिर लोकसभा में, लोकसभा भी उसको 2/3 से पास करेगी और फिर ये इम्पीच हो जाएंगे। आज तक कोई भी इम्पीच नहीं हो पाया है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पैरेलल ही है लगभग, लेकिन हम पहले चलिए आर्टिकल 73 को देखते हैं। 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76। ठीक है, इन्हीं को देखते हैं पहले। तो आर्टिकल 73 में क्या बोल रहा है? इसमें बोलता है कि यूनियन है मतलब संघ है, उसकी एक कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, उसको आप बढ़ा या घटा सकते हो, एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन। यूनियन, एग्जीक्यूटिव और उसका एक्सटेंशन। तो यहाँ से तो इतना नहीं पूछता है। इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है 74, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि देखिए यूनियन, एग्जीक्यूटिव, इसके आगे क्या है कि देखिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। क्या करेगी वो मदद करेगी, एड करेगी और एडवाइस करेगी। किसको? प्रेसिडेंट को। अब आप समझो, आप सारे जितने भी लोग हो, सपोज हम लोग हैं, हम 150 करोड़ लोग हैं, तो आप में और मुझ में किसी बात को लेके असहमति हुई, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स सही है, आप बोल रहे हो वाई सही है, तो अभी मैं हूँ एक तरफ आप हो, मीन्स आप में से कोई इंडिविजुअल, मैं अपने पास 5 लोग ले आता हूँ, आप भी 5 ले आते हो, तो मामला टाई हो गया। मैं अगर 6 ले आऊँगा, आपके पास 5 रहे, तो इधर देखिए मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, आपके पास कम है ना, तो मैं जीत गया एक तरीके से। तो फिर क्या होगा? फिर आप भी बढ़ा लोगे, एक आदमी और ले आए अपनी तरफ से बोलने वाला। ऐसे करते 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 150 करोड़ लोग हैं, इधर सपोज टोटल 76 करोड़ लोग हुए, इधर 75 करोड़ लोग। ठीक, तो एक तरीके से मेजॉरिटी क्या कहती है कि भाई 75 करोड़ से एक वोट भी अगर किसी का एक्स्ट्रा है, मीन्स 50% +1, तो 50% 150 का कितना है? 75 करोड़ +1, तो 75 करोड़ प्लस एक व्यक्ति एक तरफ हो गए, तो मतलब वो जीत जाएगा। तो ये जीत जाता है एक्स वाला, ये एक्स वाला आदमी सही है, ये हमारे देश ने लगभग सबने मान लिया है। ठीक, तो अब क्या 76 करोड़ लोग मिलके फैसला करेंगे? क्या ये सब लोग संसद में चले जाएंगे? इतनी बड़ी तो संसद भी नहीं है। तो हमने क्या कंडीशन की हुई है कि देखिए चाहे ये वाले लोग हों या ये हों, ये अपने अपने इनके कुछ नुमाइंदे होंगे, और वो नुमाइंदे इस संसद का, ये जो पार्लियामेंट है इसका हिस्सा होंगे। तो सपोज़ ये 76 करोड़ है, तो सपोज़ एक व्यक्ति है जो 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये सब 1-1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे उतनी चेयर इनकी रखवा दी है, फिक्स कर दी है। तो एक तरफ ये लोग हुए, दूसरी तरफ ये विपक्ष हुआ, विपक्ष, एक तरफ सत्ता पक्ष है। सत्ता किसके हाथ में है?
इन एक्स वालों के, वाई वाले विपक्ष में बैठे हुए। तो ये टोटल कितने हैं? 545। इन 545 सदस्य को ही क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब चलिए 545 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, इनसे फैसला कराना, कोई बात कराना, ये आसान है। लेकिन अब सरकार को तो रोज़ कुछ ना कुछ काम चाहिए, और सारे लोग एक साथ प्रेजेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं, और सारे लोगों को फिर संसद जाना पड़ेगा, वो भी अपने आप में टफ है। तो सरकार क्या करती है, सपोज सरकार जीती, 300 सीट आई, अभी बीजेपी गवर्नमेंट की 300 सीट आई हुई है 545 में से, मान लेते हैं। तो इसमें से ही क्या करेंगे, कुछ लोगों को मिनिस्टर बना देंगे, मिनिस्टर, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक नहीं होगा, ये बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इतना है कि भाई कम होंगे, 300 से तो कम ही होंगे। तो एग्जैक्ट कितने होंगे, तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, एक संशोधन के तहत ऐड किया गया कि 15% से ज़्यादा नहीं होंगे टोटल स्ट्रेंथ के, टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी कितनी है? 545। 545 का 15% कितना है? 15% कितना होगा? 75, 80 के समथिंग। तो मीन्स 80 ही मंत्री बन पाएंगे इन 300 में से, ठीक। अब ये 80 मंत्री बैठे हुए हैं एक जगह, इनकी एक परिषद है, उसी को बोल देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद। फिर इसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़रूरत आपको हर घंटे भी पड़ सकती है ना। जैसे अभी मीटिंग बुलाई कोई कैबिनेट की, 1 सेकेंड, कैबिनेट की कोई मीटिंग बुलाई, तो आप फिर इन 80 के 80 लोगों को थोड़ी ढूंढोगे। तो इसमें से कुछ लोगों को और ज़्यादा हम क्वालिफाई करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग यहाँ रहोगे। कितने? इसमें से मान लेते हैं 20 लोगों को हमने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया कि ये कैबिनेट में आ सकते हैं, ये कैबिनेट है पूरी। कैबिनेट, 1 सेकेंड, कैबिनेट है। अब ये 20 लोग बैठे हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये 20 के 20 लोग भी एक साथ रहें, तो इसमें से हम फिर और कुछ निकाल लेते हैं अलग अलग। कैसे? कि चलिए इन 20 को हम डिवाइड कर देंगे कि ये लोग होंगे जो सुरक्षा से रिलेटेड समिति का हिस्सा होंगे, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर। ये किसी फिनेंस कमेटी का हिस्सा होंगे, तो कुछ 4-5 लोग इसका हिस्सा होंगे। तो अब आपके खिलाफ सपोज़ पाकिस्तान ने कोई अटैक किया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि भाई जो सबसे कम लोग हैं, 4 लोग हैं, ये 4 लोग जल्दी आ सकते हैं, तो आपने इन 4 लोगों को बुलाया जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर का हिस्सा है। इनको आपने यहाँ पे बुलाया, बुला के बात की कि भाई ये स्थिति है, पाकिस्तान ने अटैक किया है। लेकिन ये 4 लोग इमीडिएट तो फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ऐसे थोड़ी कि इतना आसानी से हो जाएगा। फिर इनसे भी, इनके पास जाएंगे, डिस्कशन होगा कैबिनेट में, एक बड़ी मीटिंग और बुलाई जाएगी कि चलिए हमारा ये फैसला है, कैबिनेट से वो डिस्कस करते हैं। फिर हम अपने मंत्रियों से भी डिस्कस कर सकते हैं, और मंत्री के बाद पूरी संसद में बुला के भी बोल सकते हैं कि भाई ये स्थिति है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें क्या बोला सबने कि देखिए एक संसद का सत्र बुला लीजिए, सेशन बुला लीजिए, और उसमें आके आप जवाब दीजिए, या फिर देश को अवगत कराइए, या फिर हमें अवगत कराइए कि क्या स्थिति है, किसके कितने जहाज़ गिरे, कितने नहीं गिरे। तो वो क्यों बोल रहे थे, आप समझो इस बात को कि देखिए आपने एक, आपकी कमेटी थे, आपने डिसाइड कर लिया कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, आप ज़्यादा लोगों को डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए इनसे डिस्कस किया, लेकिन है तो सब बीजेपी के, आप कैबिनेट में भी डिस्कस कर लो, ये भी सारे बीजेपी की है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी डिस्कस कर रहे हो, तो ये भी सारी बीजेपी की है। बात चल रही थी कि भाई पूरे देश को आपको जवाब देना है, तो पूरा देश कहाँ है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष कहाँ बैठे हैं, संसद में, तो आपको संसद में आके यहाँ जवाब देना। तो इस तरीके से अपना सिस्टम काम करता है, ठीक। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा, आप समझो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। इनके नीचे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो पैरेलल एक पद हो गया है ना, कि भाई इनकी जगह ये आ जाएंगे, प्रेसिडेंट नहीं होगी तो प्रेसिडेंट। उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होते हैं,
है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखिए अलग अलग लोग मंत्री बनते हैं, है ना, उसमें कैबिनेट मंत्री हैं, कुछ स्टेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, कुछ स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब क्या होता है? सिंपली आप समझो, कैबिनेट में तो सपोज गृह मंत्रालय भी आता है, ठीक, शिक्षा मंत्रालय भी है, वित्त भी है, फिनेंस भी है, ठीक है, तो ये सारे मंत्रालय। अब ये मंत्री भाई दिल्ली में रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करनी होती है, सब चीज़ देखते हैं। कुछ मंत्री ऐसे भी होने चाहिए ना जो इनको एक तरह से असिस्ट करे, तो गृह मंत्री के लिए राज्य गृह मंत्री भी लोग बन जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी कुछ टाइम पहले, उनके लड़के ने, कहाँ पे है, यूपी में है, तो वो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, मीन्स पूरे भारत के गृह राज्य मंत्री हैं यूपी से। ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट, वो भी होते हैं, स्टेट फिनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। तो अब यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न होता है कि स्टेट मतलब आप कौन सा स्टेट बोल रहे हो, राज्य जैसे यूपी, एमपी, उत्तराखंड ये वाला, या फिर ये स्टेट कोई और है। तो आप समझो मैं यूपी, एमपी, उत्तराखंड इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट। स्टेट मतलब भारत, भारत को आप समझो कि भारत में एक तो कैबिनेट मंत्री हुए और भारत में ही कुछ कैबिनेट के ही कुछ उप मंत्री रहते हैं जिसको स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं। मीन्स अब गृह मंत्रालय को कुछ चीज़ पता करनी है, ठीक है, या कोई काम कराना है, तो इन्होंने तो पॉलिसी लेवल पर डिसीजन लिया, उन्होंने बताया इनसे कि इसको कराइए, ये कर रहे हैं, करके अपनी रिपोर्ट इनको दे देंगे, गृह मंत्रालय पीएम को दे देगा, ठीक है, बैठ जाएंगे साथ में। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तो ये भी राज्य हैं, ये भी राज्य, इनमें अंतर क्या है? ये है स्वतंत्र प्रभार। इनका स्वतंत्र प्रभार कैसा है कि सपोज आप समझो अभी स्पेस का कोई मंत्रालय हम बना देते हैं, ठीक, स्पेस, ऑल्दो स्पेस मिनिस्टर कोई है नहीं, लेकिन स्पेस मिनिस्टर अगर हम देखिए स्पेस को इसमें रख देते हैं स्टेट में, तो ये पहले गृह मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, गृह मंत्री प्रधानमंत्री को। लेकिन अगर मैं स्वतंत्र प्रभार बना देता हूँ तो डायरेक्टली ये पीएम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई मंत्रालय जो ज़्यादा इतना भी बड़ा ना हो कि भाई बहुत कैबिनेट लेवल का हो, और बहुत छोटा भी ना हो, इतना छोटा भी ना हो कि वो पीएम तक पहुंच ना पाए, तो उसके बीच का अगर कोई है तो उसको हम इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं कि आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, बस इतना सा है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर इसके नीचे अपनी पार्लियामेंट आ जाती है। तो इस पार्लियामेंट से ये चुने जाएंगे, इसमें से ये चुने जाएंगे, और एक तरह से ये एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यही चीज़ मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, क्या है, आर्टिकल 74 बोलता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, आपको पता चला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो मदद करेगी और एडवाइस करेगी किसे, प्रेसिडेंट को। तो कैसे मदद करेगी? क्या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाके मदद करेगी? नहीं, इसका एक मुखिया होगा जिसको बोलेंगे हम प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी बात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होगी वो प्रेसिडेंट को बताएगा। तो अब पूरी लाइन क्या है कि आर्टिकल 74 सेज देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by प्राइम मिनिस्टर which aid and advice to the president of India, ठीक है। चलिए 75 क्या बोल रहा है? 75 बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर मीन्स जो मंत्री हैं, ये जो मंत्री हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पे करेंगे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। आपने देखा होगा जब मोदी जी ने 2024 में शपथ ली तो स्टेज पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री थे, और भी लोग थे, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हमारे विदेश मंत्री भी थे। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब रहते हैं जो सबको शपथ दिलाते हैं, एक एक करके ये आते हैं यहाँ पे शपथ लेते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने भी ली, सब ने ली। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इनसे, और ये इन सबको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो यही है इसमें आर्टिकल 75 में। अब
कितने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये हिस्सा बन सकते हैं? तो मैंने आपसे बोला था 15% ऑफ 545। लोकसभा के 15% ही लोग मंत्री बन सकते हैं। ये कब ऐड किया गया? ये बाद में ऐड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुआ था? 2003 में। तो ये याद रखना। 76 में क्या है? अच्छा, एक चीज़ और इसमें रही कि अच्छा, जो मंत्री अपॉइंट किए तो किसी को भी मंत्री अपॉइंट कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी को भी कर सकते हैं, एनीवन कैन बी ए मिनिस्टर। आप लोग, हम सब मिनिस्टर बन सकते हैं अगर प्रधानमंत्री चाहें तो। वो हमें बोल देते हैं, प्रेसिडेंट से बोल देते हैं कि देखिए आपको इनको मिनिस्टर अपॉइंट करना है। ठीक, तो मिनिस्टर में अपॉइंट हो जाएंगे। बस एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें लोकसभा या राज्यसभा वहाँ से सदस्य चुन के आना पड़ेगा, मीन्स एज ए MP इलेक्ट होके आना पड़ेगा। अब हमें पता है हमें भाई लोकसभा में जाएंगे तो कोई वोट नहीं देने वाला, इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम राज्यसभा की कोई सीट खरीद लें। तो हमें ये पता है कि भाई हम बन तो पाएंगे नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की कृपा रही तो वो हमें 6 महीने के लिए मंत्री बना सकते हैं। और जब हम मंत्री पद नहीं रहेगा हम पे 6 महीने बाद, तो क्या होगा कि भाई जो उनकी पेंशन है, जो भत्ते हैं, वो हमें मिलते रहेंगे। तो बस एक बार 1 महीने के लिए ही बन जाओ, 10 दिन के लिए बन जाओ, मंत्री बना दो प्रधानमंत्री साहब। यार वैसे एक चीज़ तो हो सकती है कि अगर वैकेंसी नहीं निकल रही है तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बेरोजगार युवाओं को सबको एक तरह से मंत्री पद दे सकते हैं, है ना, और फिर बाद में उसको हटा भी सकते हैं। तो जो पद हैं मंत्री जी के वो भी ख़त्म नहीं होंगे, वैकेंसी बनी हुई है उतनी की उतनी, 6 महीने में आप सब ख़त्म। 6 महीने तक ही तो रह सकते हैं हम। और फिर फ़ायदा क्या होगा कि सबको एक तरह से आजीवन पेंशन, सैलरी, और छोटी मोटी पेंशन नहीं होती, बहुत मोटी पेंशन होती है। अब पेंशन आपसे बोल देंगे कि चलिए आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो 1.5 लाख रुपए नहीं है भाई, उसमें कम से कम आपको 70,000 रुपये फिर एक्स्ट्रा मोबाइल के मिलेंगे, 20,000 रुपये कार के मिलेंगे, 20,000 ड्राइवर के, दुनिया भर के अलाउंस है। ठीक है, ये भी एक विचार सही है। तो ध्यान रखना कोई भी बन सकता है, बस उसको 6 महीने के अंदर अंदर MP बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा से बने राज्यसभा से। हमारे जो जयशंकर साहब थे तो सब लोग क्या, वो भी थोड़ा सा शौक में थे। क्यों? क्योंकि देखिए चुनाव हुए हैं, वो बताते हैं मीडिया में इस चीज़ को कि जब चुनाव हुए, चुनाव में मैं तो कहीं से लड़ा नहीं, ना ही कोई बात थी। तो जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तो मैं ढूंढ रहा था कि मुझे आगे की सीट मिल जाए उसमें, है ना। सब लोग बैठे रहते हैं नीचे, ऊपर स्टेज रहता है जिसमें प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री होते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे कि मुझे फ्रंट वाली ये सीट मिल जाए। लेकिन हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया एक दिन पहले, उनको यहाँ पे एक सीट मिली, ठीक, और डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे ओथ ली। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। बस 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदन का हिस्सा बनना है। तो ये MP बने कहाँ से? राज्यसभा से। ठीक है, तो ये समझ में आया। 75। 76 क्या है? 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल, अच्छा एक चीज़ और, अभी आपने कल सुना ना ममता दीदी ने क्या बोला? वो बोल रही है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। तो चलिए इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। इस्तीफ़े के लिए उन्होंने मना किया कि मैं रिज़ाइन नहीं करूंगी। तो भाई मत करो रिज़ाइन, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो भी विधानसभा होगी, विधानसभा, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ठीक है, आप चाहें इसको अगर संसद के लेवल पे देखना है तो आप पार्लियामेंट बोल सकते हो। तो ये प्रोविज़न है कि एक पार्लियामेंट है या विधानसभा है, वो उसका टेन्योर सिर्फ 5 साल है। 5 साल बाद वो ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगी, मीन्स कोलैप्स कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जितने बिल उसमें लैप्स होंगे, मीन्स पड़े होंगे, पेंडिंग होंगे, वो सारे लैप्स हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा तो CM पद रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी ये विधानसभा ख़त्म हो गई, लैप्स हो गई। तो इसीलिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है
वो क्या करता है कि भाई 5 साल से पहले पहले हमें चुनाव करा लेने हैं। जैसे इस साल जब से 2021 में ममता दीदी आई थी सत्ता में, ठीक, तो 2026 तक इनको रहना था, 5 साल हुए, ठीक है। तो कब तक रहना था इनको? रहना था 7 मई तक, 7 मई। तो आप देखो आज क्या तरीके, आज 7 ही है शायद, तो 7 से पहले पहले चुनाव करा लिए। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब चुनाव हो गए तो दैट मीन्स एक नई सरकार या एक नया मैंडेट हमारे सामने है। किसको मिला है? बीजेपी को मिला है। तो ये तो अपने आप ही लैप्स हो गई है। अब कल को 8 तारीख को हमारे गवर्नर साहब चाहें तो इनको बुला के, बीजेपी के किसी लीडर को या बीजेपी को बुला के बोल सकते हैं कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए या फिर आप किसी एक को सीएम बना दीजिए, हम उसको शपथ दिला देंगे। क्योंकि 9 तारीख से या 9-10 जो भी तारीख है तब से हमें जो भी कार्यकाल है वो उसको आगे बढ़ाना है। तो अब ये शपथ मीन्स रिज़ाइन करे ना करे ये एक परंपरा है। करेंगी तो अच्छी चीज़ें, नहीं करेंगी तो सरकार तो है ही, ठीक है, अपने आप ही लैप्स हो गए। इसमें कोई एहसान थोड़ी है भाई, जनता का मैंडेट है। आप ये तो बिल्कुल थोड़ा सा गलत चीज़ जो देखने में लगी। ठीक है यार, हार जीत होती है पॉलिटिक्स में, है ना। पॉलिटिक्स में क्या, हर जगह हार जीत चलती रहती है भाई। तमिलनाडु में टीवी के जीती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्टैलिन जो डीएम के पार्टी से थे वो भी चुनाव हारे। उनके बेटे उदय, क्या नाम है उनका, उदयनिधि स्टैलिन, वो भी चुनाव हारे। लेकिन चुनाव हारने के बाद इन्होंने एक रोड शो किया, सबके सामने हाथ जोड़े और बोला कि हम खुशी खुशी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, जो भी आपका मैंडेट है। आपका मैंडेट है कि हम विपक्ष में बैठे तो हम विपक्ष में बैठेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना चाहिए। रादर कि लूट हुई है, ठीक है, लूट हुई है तो कोर्ट वोट जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाइए आप। जो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, है ना। तो आर्टिकल ये हमने देखा क्या है 76 में, क्या है 76 में एजी की बात करता है, अटॉर्नी जनरल की, कि अटॉर्नी जनरल होंगे, ठीक है। ये कौन होंगे? ये एक लीगल ऑफिसर होंगे, सरकार के लीगल ऑफिसर। अब देखिए, आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं, कितने सारे दिए। आप केस करते हो किस पे? यूनियन ऑफ इंडिया पे। तो सरकार क्या करे भाई, इतने सारे केस को कैसे हैंडल करेगी? तो सीधा उसने अपना एक वकील, सरकारी वकील रखा हुआ है परमानेंट, कि जाइए हमारी तरफ से केस को लड़िए। अब केस नहीं आ रहे हैं तो क्या है, फ्री बैठे रहेंगे? नहीं, हम कोई अभी लॉ बना रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं, तो उस पर हमें कानूनी सलाह दीजिए। अगर वो एक्ट कोई भी ऑपोजिशन पार्टी चैलेंज करती है कोर्ट में तो आप जाके हमारी तरफ से लड़िए। तो अटॉर्नी जनरल का एक पद है आर्टिकल 76 में, ठीक। इनकी कुछ पावर भी है कि देखिए ये संसद में, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स लोकसभा राज्यसभा वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। सदन में बैठ सकते हैं, स्पीक बोल भी सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस वोट नहीं देंगे। अब वोट क्यों नहीं देंगे? तो भाई ये सीधी सी बात है, जब उसका हिस्सा है ही नहीं ये तो वोट देंगे क्यों? तो वोट तो इनका बनता भी नहीं है। तो बस वोट नहीं दे सकते, बाकी वहाँ जा सकते हैं, अपनी राय, अपनी स्पीच जो भी है ये दे सकते हैं। तो इनका एक तरह से दर्जा एक तरह से मिनिस्टर का ही हो गया है, मिनिस्टर के ही लगभग इक्विवेलेंट है। लेकिन हम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट इनको मानते नहीं हैं, क्योंकि ये लीगल ऑफिसर है सरकार के। अब लीगल ऑफिसर होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 1 सेकेंड। तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, है ना। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब किसकी सलाह पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही आ रहे हैं। किसकी सरकार है? बीजेपी की, ठीक है। तो अल्टीमेटली बीजेपी डिसाइड कर रही है या फिर सरकार डिसाइड कर रही है कि एजी कौन बनेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अच्छा, इनकी तनख्वाह वगैरह, सैलरी कितनी मिलती है इनको? तो इनकी कोई फिक्स सैलरी है? नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। केस बाई केस इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन जो भत्ते हैं, जो अलाउंस हैं, वो इनके एक तरह से फिक्स है
जो भी सरकार ने सपोज आपको घर दिया, उसमें कुछ सुविधाएं ऐड करके दी, तो वो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो अलाउंस सैलरी इनकी कोई फिक्स नहीं है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और जब चाहे इनको हटा सकते हैं, कोई फिक्स वो नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल और बनता है कि ये जो केस लड़ते हैं तो क्या सिर्फ सरकार के केस लड़ सकते हैं या फिर किसी और के भी लड़ सकते हैं? तो बाकी के भी ये केस लड़ सकते हैं, प्राइवेट लोग, आप लोग, हम लोग, हमारे भी केस, किसी इंडस्ट्री के केस ये लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि देखिए अब कोई प्राइवेट कंपनी है, सपोज अडानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि प्राइवेट की तरफ से लड़ेंगे या सरकार की तरफ से? तो कॉमन सेंस है कि भाई सरकार की तरफ से लड़ेंगे, प्राइवेट की तरफ से नहीं लड़ेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो ये है अटॉर्नी जनरल। इनकी मदद करने के लिए और नीचे भी रहते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और इनकी भी मदद करने के लिए एक और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है क्या हायरार्की। चलिए, तो ये हमने देखा, ये यूनियन का पार्ट चल रहा है। अब हम अगर स्टेट में, हम क्योंकि पैरेलल हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने प्रेसिडेंट पढ़ा तो गवर्नर, अब हम पीएम हमने पढ़ा एक तरीके से, तो अब हम सीएम के बारे में देखेंगे। तो अब सीएम का लगभग क्या है, कंडीशन क्या है, तो एक आध आर्टिकल और देख लेते हैं हम। आर्टिकल कौन सा किया हमने इसमें, 70 कहाँ है, 76, ठीक। तो 77 और देख लेते हैं, फिर 78, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 76 क्या कह रहा है, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 कह रहा है कि जितने भी कार्य होंगे, 6 नहीं सॉरी 7, जितना भी वर्क किया जाएगा सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वो किसके नाम पे होगा, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आपने देखा होगा हर साल जब सदन बैठता है, बजट सेशन बैठता है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी आते हैं और आके भाषण देते हैं अपना, ठीक। तो उस भाषण में वो क्या बोलते हैं कि मेरी सरकार ने विगत 3 सालों में ये काम किया है, मेरी सरकार विकसित भारत के विज़न को लेके आगे बढ़ रही है। तो मेरी 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 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना भी काम हुआ है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही हुआ है, ठीक। ऐसे ही 78, अब 78 क्या है कि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन्हें शेयर करना है, तो प्रेसिडेंट को एक तरह से पता रहेगा कि देश में क्या चल रहा है। अदरवाइज़ ये शेयर ही नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट को कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ऑल द न्यूज़ से चल जाएगा, लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है वो भाई ऐसा होना चाहिए ना। हम लोग कहाँ से सुनते हैं, मीडिया के थ्रू। प्रेसिडेंट किसके थ्रू सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। चलिए, अब हम देखते हैं स्टेट के आर्टिकल, जो राज्य वाले आर्टिकल है। तो राज्य के आर्टिकल कौन कौन से हैं, एक सेकेंड। तो एक आर्टिकल है 162, गवर्नर के हमने देख लिए थे ना, गवर्नर के बाद से बढ़ते हैं। 162 है, 163 है, 164 है, 165 है। तो यहाँ पे राज्य वाला हिस्सा है, राज्य, ये यूनियन का चल रहा है अभी। ये पार्ट 5th में आता है, ये पार्ट 6 में पैरेलल चल रहा है। लक्ष्मीकांत आप उठा के देखना। तो इसमें सिंपल सी वही बात है कि देखिए जो राज्य है, जो स्टेट है, उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ऐसे ही 163 में बोल रहा है कि राज्यपाल को मदद करने के लिए, मीन्स गवर्नर को एड एंड एडवाइस के लिए कौन होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो सीएम उसको हेड करेंगे। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 165 में क्या है, 164 में सॉरी, कि जो अपॉइंटमेंट होगा मिनिस्टर का, उसको कौन करेंगे, गवर्नर साहब। किसकी एडवाइस पे, सीएम साहब की। ऐसी 165 में क्या होगा, एक पद होगा लीगल ऑफिसर का, जिसको बोलेंगे क्या, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। इसकी योग्यताएं सारी चीज़ें हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होंगी। तो आप एक चीज़ समझो कि जो हमने यहाँ पर देखा वैसा ही तो चल रहा है यार सब कुछ इसमें।
इधर देखो कहाँ है नीचे इसमें, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो यहाँ पे एक सेकंड, ये मिस्टेक हो गई यार, एक सेकंड कि ये राज्य नहीं, ये क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात होगी। तो उसमें आप समझो आर्टिकल कौन सा है, 60, कौन सा आर्टिकल है, 74 नहीं 73 इसमें क्या है 62 है। तो लगभग ऐसा बोलते हैं, मतलब पहले एक चीज़ चलती थी कि आप यूनियन की जो आर्टिकल है उसमें अगर 89 ऐड कर दोगे तो स्टेट का आ जाता है। ऑल्दो ये फिट नहीं बैठता, लेकिन कभी आप कंफ्यूज हो तो आपको हेल्प कर सकता है। तो यूनियन का देखिए आर्टिकल कौन सा था, 73, इसमें हम 89 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 9 3 12 2 1 8 7 15 16 162। ठीक, ऐसे ही 74, उसमें 89 जोड़ देते हैं तो स्टेट का आर्टिकल निकल के आ जाएगा क्या, 9 4 13 8 7 15 16 163। 163 में क्या है, गवर्नर को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, तो 74 में होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से। देखिए एड एंड एडवाइस, तो इस तरीके से आप एक बार क्रॉस चेक करके, क्योंकि ये क्या है ना एकदम यूनियन और स्टेट में ही लागू होता है, सारे आर्टिकल में लागू नहीं होगा, तो माइंडफुली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आर्टिकल मेन क्या मीन्स, ये अपना वाइस प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हमने देख लिया। प्राइम मिनिस्टर का कोई अलग से पद नहीं होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसी का जो हेड बनता है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर हमने देखा। इसके बाद अब हम संसद देखेंगे, पार्लियामेंट, और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें कितने सदन है, इसमें क्या है, इसमें कमेटी, ये सब हम देखेंगे। तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन आपसे मैंने बोला हुआ था जो हमें डिस्कस करना है। क्या क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट का क्वेश्चन क्या था कि देखिए, क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप है, यस और नो। तो अब रबर स्टैंप मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि देखिए रबर स्टैंप मतलब क्या, कि भाई जो भी उनको बताया गया है वो सिर्फ उसी पे एक्ट करते हैं। तो आपको उसके पक्ष में कुछ 5 6 7 8 पॉइंट मिले, कुछ उसके विपक्ष में पॉइंट मिले। तो अब कभी भी प्राइम इस पे प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। तो चलिए इसका आंसर हम सिक्वेंशली देखते हैं कि भाई यस, सीधा सीधा अपने दिमाग में ऐसे ही याद रखना कि हाँ भाई है रबर स्टैंप। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ दो पद होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड। तो रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हम तो ये मान के ही चलते हैं कि नॉमिनल हेड है। ठीक, तो ज़्यादा पावर होगी नहीं। दूसरा, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 74, उसमें क्या बोल रहा है कि देखिए प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही इनको एक्ट करना है। तो इनके पास अपनी तो कोई पावर है नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी ये वही काम करते हैं। और क्या है, तीसरा पॉइंट निकल के आएगा यहाँ से कि सपोज देखिए पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट हमने कहाँ से लिया है, उत्तराखंड से नहीं, उत्तराखंड से नहीं, ब्रिटेन से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से। तो वहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, जो वहाँ की महारानी है एलिजाबेथ, ठीक है, वो एक नॉमिनल है, मीन्स दिखावे के लिए। तो इंडिया ने भी जब वहाँ से सिस्टम लिया है तो वो भी दिखावे का ही पद लिया होगा। और इस बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी बोला है। B.R. अम्बेडकर क्या बोला इन्होंने कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट का पद है वो ब्रिटेन के ही सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, जो कि एक नॉमिनल हेड है। तो आप इनको कोट कर सकते हो, आपकी बात में और थोड़ा वेट आ जाएगा। ऐसे ही अब इनका काम देखो कि प्रेसिडेंट का काम क्या है, वर्किंग क्या है। तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं किसकी, किसी मंत्री की, सॉलिसिटर जनरल की,
सॉरी एडवोकेट जनरल की, इन सब की। कुछ ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 1, 2, 3 में है। ऑर्डिनेंस पास करते हैं, विधानसभा जो पार्लियामेंट है उसके सेशन को भी बुला लेते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी भी यूज़ करते हैं भाई, आर्टिकल 356 भी यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये बताइए किसकी मर्जी से करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगी ना कि किसको अपॉइंट करना है मंत्री, पीएम बताएंगे। ऑर्डिनेंस पास करना है, इसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएगी। सेशन कब बुलाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगी। इमरजेंसी लगानी है नहीं लगानी है, तो ये तो गृह मंत्रालय ये सभी डिसाइड करेंगे। तो वर्किंग को आपको दिख रहा है ऊपर से कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो रबर स्टैंप ही दिख रहे हैं हमें तो, ठीक। अब चलिए मान लेते हैं कि ये रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन जब आप देखो जिसका चुनाव, इलेक्शन कैसे होता है, हमने देखा इलेक्टोरल कोलाज से होता है, इलेक्टोरल कोलाज से। तो उस कोलाज में भी आप समझो जिसका बहुमत है संसद में और राज्यों में, वो ही तो डिसाइड करते हैं। ये कोई जनता के बीच में तो जाते नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो इनडायरेक्ट व्यक्ति को हम इतनी पावर दे भी नहीं सकते। तो इनके पास एक तरह से डेमोक्रेटिक मैंडेट होता ही नहीं है। डेमोक्रेटिक मैंडेट तो होता नहीं है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, ऐसा मैंडेट तो इनके पास नहीं है। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर जो चुन के आए हैं वो ही डिसाइड कर रहे हैं इनको। तो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि रबर स्टैंप है। और चलिए सब चीज़ हटा भी दें हम, तो हम पास्ट के एग्जाम्पल देख लो कि क्या प्रेसिडेंट इतने इंडिपेंडेंट हैं कि गलत को रोक पाए। हम फ़खरुद्दीन अली अहमद का एग्जाम्पल देखते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद कब? 1974 में। भाई उस टाइम पे इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो इमरजेंसी भाई पता है कि काली चीज़ है, राइट्स का वॉयलेशन होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर भी इन्होंने लगा दिया। तो इनके पास अपनी समझ नहीं थी क्या? समझ थी लेकिन पावर नहीं थी, तो पावरलेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी इन्होंने पास कर दी। अब इतना ही अगर इनके पास पावर है तो ये नहीं कर पाते, है ना। दैट मीन्स एक तरह से ये टूथलेस ही हैं। लेकिन हम क्योंकि राष्ट्रपति हैं, इनके लिए ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। चलिए एक तरफ तो आपको इस्टेब्लिश करना है, आपने कर दिया कि बिल्कुल ये रबर स्टैंप है। दूसरी तरफ हमें इस्टेब्लिश करना है कि भाई नहीं, रबर स्टैंप नहीं है। तो उसके लिए हम तर्क लेके आएंगे। तो पहला तर्क क्या है? देखिए कि सबसे पहला हमने पढ़ा था कि पॉकेट वीटो है इनके पास। पॉकेट वीटो में ये क्या है? इनके पास एक एब्सोल्यूट सी ही पावर है, भाई जेब में रख के भूल गए उसको। तो ऐसी पावर एक बार एक्सरसाइज की थी ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह कब की थी? 1986 का एक पोस्ट ऑफिस का बिल था जो इन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया था। तो अब वो भी भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ही पास करके दिया था इधर, या पार्लियामेंट ने, लेकिन इनके पास एक अलग तरीके की पावर है, इन्होंने उसको एक्सरसाइज किया। तो क्या आप बोलोगे रबर स्टैंप है? नहीं है। और क्या है? देखिए हंग असेंबली बन जाती है। हंग असेंबली जैसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिल जाता है आपको। सपोज अभी तमिलनाडु में देखो, आपको बहुमत कितने पे चाहिए? तो शायद 120-25 पे चाहिए होगा। तो टीवीके के पास 110 है, AIDMK इनके पास 70 है, और दूसरी जो DMK है उनके पास भी कुछ है। तो मतलब किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो इस स्थिति में हंग असेंबली की स्थिति है। राज्यपाल चाहे, या फिर राज्यपाल मतलब प्रेसिडेंट ही हो गए, वो चाहे तो इसमें से किसी को भी बुला सकते हैं CM बनने के लिए। हाँ, बाद में उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, लेकिन उनके पास पावर तो है ना हंग असेंबली के टाइम पे। ऐसा ही केस हुआ था 1996 में। क्या हुआ था? उस टाइम की जो तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे, शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा। तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुला लिया था प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ के लिए, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था। फिर 2004 में APJ अब्दुल कलाम भी ऐसा ही काम करेंगे कुछ। अटल बिहारी वाजपेयी, ABP, अटल बिहारी वाजपेयी, और ये APJ अब्दुल कलाम। तो ये भी अपने
एक तरह से जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, तीसरा क्या केस बन के आएगा? तीसरा आएगा आपको जो एडवाइस आपसे लेते हैं, एड एंड एडवाइस। तो 74 बोलता है ना कि एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन 74 का जो क्लोज 1 है वो ये बोलता है कि आप एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो वापस, रिकंसिडरेशन के लिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ही अगेन फिर से ही किया था 2006 में। उन्होंने उस टाइम पे एक डिसक्वालिफिकेशन का बिल लेके आई थी, कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट, डिसक्वालिफिकेशन। उसको रिव्यू के लिए, पुनः रिव्यू के लिए वापस भेज दिया था। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। ऐसे ही जो आर्टिकल 356 का यूज़ होता है तो उसको गवर्नर करते हैं। गवर्नर किसके नाम पे यूज़ करते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो ऐसा ही एक टाइम पे KR नारायण साहब, KR नारायण। अब हुआ क्या, सपोज एक राज्य है, उसमें कोई राज्य की सरकार है, केंद्र में सरकार सपोज बीजेपी की है, तो ये इसको हटाना चाहेंगे। उसको हटाने के लिए 356 इन्होंने लगा दिया, गवर्नर से बोला। तो गवर्नर मतलब क्या? प्रेसिडेंट रूल लगाया। तो गवर्नर साहब इनके पास आएंगे, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपका जो ये फैसला है आप उसको फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है, बड़े लेवल पे ऐसा थोड़ी है कि बहुत डांट फटकार लगती है, इशारों में ही काम हो जाता है। मतलब ये असहमति इन्होंने अपनी जताई। कौन थे उस टाइम पे? KR नारायण। तो इस तरीके से ऐसा हमें दिखता है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये रबर स्टैंप है, ये चाहे अपनी शक्ति को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इनके पास भी एक ठीक ठाक पावर है। ठीक, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है। गार्जियन, संरक्षक बोल लीजिए इनको, ये गार्जियन है। और अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, शमशेर सिंह का एक केस था, शमशेर सिंह केस, ठीक है, इसमें बोला था, 1974 का केस था, इसमें बोला था कि जो प्रेसिडेंट का पद है, वो प्रेसिडेंट इज नॉट पावरलेस, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट पावरलेस, या फिर जो प्रेसिडेंट का पद है वो पावरलेस नहीं है। तो आप इसको कोट कर सकते हो कहीं पे। ऐसे ही जो इवोर जेनिंग है, तो इन्होंने अपना एक मत दिया था जो BR अम्बेडकर से लगभग सिमिलर था। इन्होंने भी यही बोला था कि देखिए, ब्रिटेन से लिया है हमने पार्लियामेंट, और वैसा ही सिस्टम यहाँ भी है, यहाँ भी जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। ठीक, तो हमें अब देखिए दोनों तर्क मैंने क्यों दिए हैं आपको। तो जहाँ पे आपको इस्टेब्लिश करना है कि रबर स्टैंप है, तो आपने 1 2 3 4 पॉइंट लिखे और इवोर जेनिंग को कोट कर दिया कि भाई ये नॉमिनल है। दूसरी तरफ कि नहीं, रबर स्टैंप नहीं है, आपने अपने तर्क दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट को कोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब कंक्लूजन आपको देना है। कंक्लूजन में क्या आएगा कि जो प्रेसिडेंट की वर्किंग है, जो वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट है, वर्किंग ऑफ प्रेसिडेंट इज इन अकॉर्डेंस विद, मीन्स संविधान के हिसाब से है, इज इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दे फंक्शन, या आप ही और शी लिख सकते हो, फंक्शन एज पर पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन या फिर लिमिटेशन, जो भी आपको लिखना है। कुल मिला के ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बनाने में एक मदद रखते हैं, और ये गार्जियन है, ये संविधान के हिसाब से ही इनका एक तरह से कार्य है वो डिटरमाइन होता है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो चलिए, वीडियो ये आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।